नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है कुंवर आरपी सिंह। कुंवर आरपी सिंह पूर्व में रियासत रही ऊंचे गांव की उस रियासत से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपके दादा कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह बुलंदशहर में लोकसभा के एमपी रहे हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। और बुलंदशहर की एक ज़माने में अगर बात करूं तो बुलंदशहर की राजनीति कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह के आसपास घूमती थी। उन्होंने अपने ज़माने में बड़ी शानदार राजनीति की, बड़ा ऑनेस्ट उनका जीवन रहा। तो आज हम बात करेंगे उनके पुत्र कुंवर आरपी सिंह से और जानेंगे आरपी सिंह के जीवन के बारे में और उनके दादा और इस रियासत जो यहाँ ऊंचे गांव में रही है उसका पूरा इतिहास। तो आइए बात करते हैं कुंवर आरपी सिंह साहब से। कुंवर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक ज़माना था जब बुलंदशहर में आपके दादा के नाम से पूरी राजनीतिक गलियारे उन्हीं के नाम से चर्चाएं होती थी और उनका बड़ा एक बुलंदशहर की राजनीति में बड़ा अहम योगदान रहा है जी। तो कुंवर साहब, हम पहले आपसे ही स्टार्ट करेंगे। आप इस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका जन्म यहाँ इसी रियासत में हुआ या? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था सन 70 में। जब पर मेरे पैदाइश में दिल्ली का हूँ जी। पर ऊंचा गांव से हम सबका बहुत लगाव रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ऊंचे गांव के हम रहने वाले हैं जी। और दादाजी यहाँ से भाई रियासत के अलावा, रियासत तो खैर खत्म हो गई है जी, पर राजनीति के अलावा उनको अपने गांव से बड़ा प्यार था जी जी। तो एक चीज़ हमको हमेशा कहते थे, और राजनीति भी उन्होंने करी हमेशा। हमेशा उनका जो हेडक्वार्टर रहा है राजनीति का गांव ही रहा है जी। नहीं तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो राजनीतिक लोग होते हैं, एमपी एमएलए, सबका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो जाता है जी जी। पर उनका हमेशा राजनीतिक अखाड़ा, राजनीतिक कैपिटल, राजनीतिक राजधानी गाँव रही है, क्योंकि गाँव से बड़ा लगाव रहा है जी। तो मेरा पैदाइश तो दिल्ली की रही है, पर हमेशा हमारा जुड़ाव, हमेशा आना जाना हमेशा हमारा गांव से हमेशा रहा है। तो आपके फादर का क्या नाम है? मेरे फादर का नाम है रविंद्र सिंह जी। वो बल्कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मेरे फादर और मेरी बुआ जी दोनों इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी, फिर मेरे फादर ने इंजीनियरिंग की डिग्री इंग्लैंड से करी थी जी। और फिर वो हिंदुस्तान आए, वहाँ बहुत उन्होंने काम करा था। एक दुर्गापुर स्टील प्लांट है जी। जब वहाँ से आए थे वहाँ उन्होंने बहुत काम करा। फिर यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी जो कि नहीं चली मेरठ में और यहाँ पर उनका भी लगाव हमेशा, इत्तेफाक की बात है, उनका भी जो कि जिसने 25-30 साल विलायत में लगाए हों, जो हिंदी का हम जानते थे, वो भी जब आए तो लगाव गाँव जी। गाँव या दिल्ली, बुलंदशहर से कभी नहीं रहा जी। तो फादर मेरे जिंदा हैं अभी जी। और उनकी पैदाइश सन 37 की है। सन 37। और एजुकेशन से वो मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं, फर्स्ट क्लास ऑनर्स। एक यूनिवर्सिटी का नाम है लफपरा इंजीनियरिंग, जो कि बड़ी प्रसिद्ध इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की। तो वहाँ से आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? मेरी स्कूलिंग तो दिल्ली में मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में करी जी। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने बीकॉम ऑनर्स करी और फिर मैं एमबीए करने अमेरिका गया था। आपने भी अमेरिका से जी किया? जी। तो आपका तो दिल्ली में मतलब कोठी मकान रहा होगा? दिल्ली में हमेशा रहा, क्योंकि दिल्ली हमेशा बेस रहा है पढ़ाई की वजह से। दिल्ली और गांव, जैसे यहाँ ऊंचे गांव में आपकी रियासत थी तो बुलंदशहर हमारा जनपद है जी। तो बुलंदशहर जनपद में भी आपका कोई हेडक्वार्टर वहाँ था, कुछ स्पेस या नहीं था? जनपद में हमारे जो अंकल हैं केपी सिंह डीएलएफ जी, उनका जो मकान था, जो चौधरी उनके जो फादर थे, हमारे ग्रैंडफादर के कजन थे जी जी, तो उन्हीं का मकान हमेशा हमारा बेस रहा। और जब दादाजी ने जगह अलग लेने की बात भी करी तो वो कहते थे भाई ये मकान तो तुम्हारा ही है जी जी, और एक ही बात है, एक ही परिवार के हैं। तो हमेशा उन्हीं के घर से ही राजनीति, चौधरी मुख्तार सिंह जो थे उन्हीं की कोठी से ही उनकी राजनीति रही है। हमारा कभी संबंध रहा नहीं, क्योंकि जब मेरे दादा राजनीति में थे हम बड़े छोटे थे, हम सब स्कूल में पढ़ते थे तो राजनीति मैंने उनकी ज्यादा देखी नहीं है जी जी जी। पर कुछ याद है मुझे चीजें जब वो थे मंत्री और एमपी। पर हमारा हमेशा उनका भी लगाव हमेशा बुलंदशहर राजनीति की वजह से रुकते थे, पर नहीं तो रात को हमेशा ऊंचे गांव आके जाता रुकते थे। केपी सिंह जो डीएलएफ वाले हैं वो कुंवर साहब के भांजे लगते हैं? भांजे
तो उनकी जो रियल सिस्टर थी, हाँ, वो मुख्तार सिंह के लिए थी, उनके फादर के लिए। हाँ, तो भांजे लगते थे, बट रिश्ते में बहुत नजदीकी रहे। कीर्ति सिंह जी भी मेरे दादाजी के, उनके फादर तो और मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज्यादा नजदीकी, बिल्कुल भाई भाई मानो। हाँ, बिल्कुल भाई भाई मानो। राजनीति उनके घर से चलती थी पूरी। जी जी जी, तो बहुत ही एक ही परिवार मानो। तो इसीलिए कभी दूसरा घर आया भी नहीं, और वो घर रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि वो तो केवल राजनीतिक हेडक्वार्टर था। जी जी ना उनको कभी रहने का शौक बुलंदशहर में, शौक हमेशा गाँव में रहे। जी, और आज भी हमारा भी शौक या तो दिल्ली या गाँव। हाँ, बिल्कुल। तो MBA करने के बाद आप जब US से करके आए, हाँ, तो उसके बाद आपने किसी जॉब में या कोई बिजनेस? मैंने दिल्ली में बहुत काम करा। हमारे बहनोई थे कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन, उनके लिए मैंने बड़ा काम करा शुरू में, एक्सपीरियंस के लिए जी, वहाँ काम करा। फिर जब मैं 26 साल का हुआ तो फिर मेरे को मैं फिर गांव आया। गांव के लोगों से बड़ा प्यार मिला, तो मैंने कहा भी राजनीति ट्राई करनी चाहिए। गांव का प्रधान बना मैं, मतलब गांव का प्रधान निर्विरोध टाइप ही बन गया था। फिर प्रधान संगठन का जिले में अध्यक्ष बना था। ओके। और फिर बाद में मैं जिला पंचायत सदस्य बना था। पर जब तक लोकसभा लड़ने, क्योंकि मेरे दादा ने कहा था भाई राजनीति करनी है तो आप जमीन से जुड़िए। बिल्कुल। तो हम सब तो कहते हैं वो जमाना अलग था कि ऊपर से आ गए थे। तो अगर आपको राजनीति करनी है, जब तक आप लोगों की समस्या नहीं समझोगे, क्योंकि अगर आप ऊपर से थोपे जाओगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। समस्या का मालूम नहीं चलेगी किस समस्या में लोग रहते हैं। तो भाई सबसे कैड़ी राजनीति जो होती है प्रधान की होती है। भाई प्रधान बनाया लोगों ने, फिर जिला पंचायत सदस्य बनाया। और जिला पंचायत सदस्य भी मैं ऐसे वार्ड से बना था, वार्ड नंबर मैं भूल रहा हूँ, जहाँ की मैं बिरादरी की एक भी वोट नहीं थी जी। तो मैं लोगों को बताना चाहता था केवल आप बिरादरी के ऊपर ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपके संबंध आना जाना। तो इस ऐसे क्षेत्र से मैं ऊंचा गांव क्षेत्र से जीता था, जहाँ की और रिकॉर्ड मेरे मुताबिक, अब मैं भूल रहा हूँ काफी दिन हो गए, 6 या 7 हजार वोट से जीता उस जमाने में जिला पंचायत का चुनाव। पर ऐसी वो एक सीट थी जहां जाटों की वोट घर की 5 थी बस, तो बाकी और सब बिरादरी थी। तो दादा थे उस टाइम? हाँ, दादा थे। उन्होंने सुना कहा था लड़ो। वो तो चुनाव लड़ोगे जब भी तो सीखोगे, जब भी तो आगे चुनाव बड़ा लड़ोगे। बिल्कुल। फिर हुआ क्या, डिलिमिटेशन हुआ, हमारी लोकसभा सीट रिजर्व हो गई जी। और फिर मेरा रुचि फिर राजनीति थोड़ी रुचि हटी, पर मैंने कांग्रेस पार्टी में काम करता रहा। पर चुनाव लड़ने का कभी मौका मिला नहीं मेरे को। 1-2 बारी टिकट भी मांगा था मैंने MLA का, टिकट हुआ नहीं। और फिर मैं राजनीति से हटता चला, क्योंकि कांग्रेस से हम जुड़े थे। कांग्रेस आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे गिर चुका था। और जातिवाद की राजनीति अब आ गई है इतनी, तो फिर मैं काम की तरफ ही हमारा रुझान हो गया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरी एक बेटी है जी। तो फिर रुझान दिल्ली और गांव के बीच में रहा, राजनीति से थोड़ा हट गया फिर मैं। जी जी जी। ये तो शादी आपकी कहाँ से हुई? शादी हमारी वाइफ दिल्ली की है, दिल्ली की पंजाबी फैमिली है। ओके। और हम स्कूल में थे साथ में, तो जानते थे, तो शादी मेरी उनके साथ हुई है। मेरी वाइफ भी काम करती है, उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी वाइफ की क्वालिफिकेशन है, उन्होंने स्कूलिंग मेरे साथ करी थी, फिर वो लेडी श्री राम कॉलेज में गई थी। मैं तो SRCC में था, लेडी श्री राम कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स करा था जी। फिर वो भी इंग्लैंड गई थी। उन्होंने एक होती है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करा था, डिजाइनिंग का कोर्स, तो वो ऐसे करके आई थी। और फिर उन्होंने भी यहाँ काम करा। और अब फिलहाल उनकी एक फैक्ट्री है जी, बेकिंग प्लांट है, जो कि बहुत बड़ी बेकिंग, ब्रेड इंडस्ट्री और कैफे कॉफी डे जैसे फूड इंडस्ट्री उनकी। ओके। तो वो संभालती हैं वो। तो दिल्ली में ही अपना उनकी फैक्ट्री फरीदाबाद दिल्ली में। हाँ, पास में। हाउस वाइफ भी है पर काम भी करती हैं। जी जी, नहीं बड़ा अच्छा है। तो आप भी सहयोग करते हैं फिर उनको? मैं तो इंडस्ट्री में कम ही सहयोग कर पाता हूँ, कि हमारा तो इंडस्ट्री पर हाँ जो मेरे लायक जो काम होता है, पर काम अलग अलग है। मैं समझता हूँ कि काम अलग अलग होने चाहिए सबके, जिससे कि जी जी जी। तो अच्छा अभी MLA वगैरह या फिलहाल तो अभी कुछ ऐसी रुचि है नहीं। पर देखिए राजनीति तो हमारे खून में है ही। जी जी। राजनीति का शौक है मुझे, लोगों को मिलने का शौक है। गांव में मैं हफ्ते में 2-3 दिन गांव में लगाता हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल रहता हूँ। किसी का काम पड़ता है तो प्रशासन में भी काम भी थोड़ा जो मेरे लायक काम होता है, DM SP कमिश्नर लेवल के काम जो मैं कर सकता हूँ अभी भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि भाई लोगों की, हम तो एक लिंक है भाई। राजनीतिक लोग क्या होते हैं, वो तो एक नेता के भी, आपके जो अधिकारी और पब्लिक के बीच में लिंक है उनके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई जो IAS लेवल के लोग हैं, IPS और अधिकारी, वो भी चाहते हैं कि भाई अच्छे लोग आए, राजनीति में आए। तो डायरेक्ट लिंक मेरा अभी नहीं है किसी पार्टी से, मतलब कांग्रेस में तो हूँ, पर ऐसा डायरेक्ट राजनीति में रोल नहीं है। ऊंचा गांव का जो महल है, यहाँ आप दिल्ली से महीने में कितने दिन रहते हैं? मैं हफ्ते में 2 दिन।
2 दिन यहाँ मंडे रहते हैं। ट्यूसडे तो मेरा रहता ही है, वो कब काम होता था वेडनेसडे भी, और शादियों के समय थोड़ा ज्यादा होता है जब शादियों का साया चलता है। मतलब यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो गांव है, उनमें आपका टच बना हुआ है? मेरा गांव में टच पूरा बना हुआ है, पूरा आते जाते हैं? मेरा बल्कि शहरों में टच कम है, जैसे बुलंदशहर शहर कम है, पर गांव में मेरा टच बहुत है। गांव में जो आम जनता से मेरा टच बहुत है, और मेरा आना जाना हमेशा रहता है, मतलब उससे प्यार मिलता है। एक पुराना संबंध है, राजनीतिक संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत टाइम गुजारा है यहाँ पर। जी जी जी, राजनीति नहीं, वैसे भी दादाजी राजनीति के बहुत पहले आ गए थे गांव में। जी जी। वो तो सन जब उनके फादर गुजरे थे, तो एक महापुर रियासत थी हमारी। महापुर ये कहाँ पर है? महापुर बीबी नगर में। अच्छा, बीबी नगर। कुछ महापुर रियासत थी, तो वहाँ का जो किला था उन्होंने वो सन 50 में उन्होंने वो महिला अस्पताल में डोनेट कर दिया था। और फिर वो ऊंचे गांव आ गए थे। तो ये ऊंचे गांव वाला जो किला है, ये कितना पुराना है? ये पुराना, ये हमारी जो ऊंचे गांव की रियासत थी, सेंस 1857 की 57 की जो लड़ाई थी, उसमें हमारी जिम्मेदारी में शामिल करा गया था ये। ओके। तो ये थी ठाकुरों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो अंग्रेजों से हार गए थे, हमने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय। तो उस समय ये रियासत हमारी रियासत में मिला दी गई थी। ओके। पर हमारे दादा के जो फादर थे, उनको कभी शौक नहीं रहा यहाँ रहने का। तो क्या नाम था दादा के फादर का? जगत सिंह। कुंवर जगत सिंह। उनको कभी शौक नहीं रहा ऊंचे गांव का। उनके मरने के बाद ही जब दादाजी यहाँ शिफ्ट करे थे, क्योंकि दादाजी का एक बहुत बड़ा शौक था शिकार खेलने का उस समय, और गंगा जी नजदीक थी यहाँ पर, खादर का जंगल था यहाँ पर। जी जी। और उनका 2 ही शौक रहे, राजनीति का शौक रहा या शिकार का शौक रहा, जब तक शिकार लीगल था। सन 70 तक। ये 70 या 71 में इस पे बैन हो गया था। तो उन्होंने जब तक अलाउड थी तो बड़ी शिकार खेला। उनका शौक ही उनको वही था, और इसलिए वो ऊंचा गांव में आ गए थे। और वहां की अपनी सारी जमीन उन्होंने डोनेट कर दी थी महापुर की। अपने किले को महिला अस्पताल बनाया था जी, और वो फिर ऊंचा गांव शिफ्ट हो गए थे। तो राजनीति में तो बहुत बाद में आए वो। हमें पता चलता है, बताते हैं लोग कि कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह यूएस में इंदिरा गांधी के साथ पढ़े थे, ऐसा कुछ? यूएस में नहीं, इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड में पढ़े थे। दादाजी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और इंदिरा गांधी थी ऑक्सफोर्ड में। तो दादाजी थे नेहरू जी के कॉलेज में। तो यहाँ से नेहरू जी दोस्ती इसलिए हुई कि जब नेहरू जी इंदिरा गांधी को मिलने आते थे जी, वो तो थी ऑक्सफोर्ड में, तो अपने कॉलेज में भी आते थे कैम्ब्रिज में जी। तो वहाँ उस समय 15-20 इंडियन स्टूडेंट्स होते थे, बहुत कम लोग होते थे, गिने चुने लोग। तो वहाँ से उनकी नेहरू जी से दोस्ती हुई, क्योंकि वो उसी दौरान दोनों पढ़ रहे थे जी जी। पर दादाजी की इंदिरा गांधी से वहाँ जानकारी नहीं हुई। इंग्लैंड में जानकारी केवल नेहरू जी से हुई। जब वो मिसेस गांधी से मिलने आते थे अपनी बेटी से, तो अपने कॉलेज भी आते थे। जब अपने कॉलेज आते थे तो सब हिंदुस्तानी जो लड़के पढ़ रहे होते थे पुरानी रियासतों, उनसे मिलते थे। तो इस तरीके से ही वो राजनीति में दादाजी को नेहरू जी लाए थे। तो आपको दादाजी के बर्थ का पता है? हाँ, सन 17। अच्छा, 17। तो इंदिरा गांधी का भी 17 ना, 17 में। लेकिन सेम है। उनका बर्थ महापुर में हुआ था हमारे दादा का, और उनकी यहाँ आए थे। और नेहरू जी की जो बात आप कर रहे हैं, फिर नेहरू जी को उन्होंने बुलाया था सन 56 में ऊंचा गांव। सबसे पहला वेस्टर्न यूपी का ब्लॉक ऊंचा गांव उन्होंने इनॉग्रेट करा था। उसके लिए 80 बीघे जमीन और 2.5 लाख रुपए दिए थे नेहरू जी को जी। और उसके बाद फिर नेहरू जी उनको जबरदस्ती राजनीति में लाए थे। नहीं तो मेरे दादा राजनीतिक, जो पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो वो राजनीतिक टाइप थे नहीं जी। उनका एक राजनीतिक शौक था, पर वो नेता नहीं थे। मतलब नेता नहीं थे जैसे कि आजकल के नेता होते हैं, जिससे कि राजनीति भी उन्होंने एक दिन में छोड़ दी थी। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि 70 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। उन्होंने मुझे बताया भाई अब नई जनरेशन आ रही है, और आदमी का एक समय होता है राजनीति का। तो उन्होंने देखा भाई मैं 70 का हो गया, नई जनरेशन आ गई है, मेरा लिंक उस जनरेशन से अब बहुत ज्यादा हो गया है, और मुझसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो अब हट जाना चाहिए जी। तो उनका वो राय राजनीति में। तो पहली पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था देश में जी, तो उसी में मेंबर बन गए? नहीं, सेकंड में। ये तो बने थे थर्ड में, 62 में आए थे। 62 में आए थे। ये तो 56 में नेहरू जी आए थे, 62 ये इनको लड़ाना चाहते थे 58 में जी। तो 58 में बड़ी फनी कहानी ये है कि बनारसी दास जी को भेजा इनको ढूंढने के लिए। इनको मालूम चल गया कि मुझे चुनाव लड़ाएंगे, तो भाग गए शिकार खेलने। उस समय फोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ये तो उस समय तो निकल गए। फिर 62 में इनको जबरदस्ती बनाया, फिर जबरदस्ती इनको मंत्री बनाया, फिर वो राजनीति में फिर फंसी गए थे। फिर ये उनको सेंटर में स्टेट मिनिस्टर पहले बनाए थे पहले बने थे क्योंकि उस समय 3 टियर मिनिस्ट्री चलती थी, जो आजकल खत्म होगी। पहले बने थे जूनियर डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर स्टेट बने थे जी। और इनका मेरे मुताबिक आज भी एक रिकॉर्ड होकर देखा जाए तो एक फॉरेन मिनिस्ट्री में ये 7.5 या 8 साल एक मिनिस्ट्री में रखा, इनको मिसेस गांधी ने रखा था, जो मेरे मुताबिक शायद आज के दिन भी
कोई इतना देर एक मंत्रालय में नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा, क्योंकि वो उनको देश और विदेश की पॉलिसी से बड़ा उनको बड़ा पढ़ते थे, इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में जानते थे। वो हर राष्ट्रपति के साथ विदेश जाते थे, जो आते थे, तो उनको मिसेस गांधी ने बहुत विदेश मंत्रालय बहुत लंबा रखा। जी जी जी, हाँ, उनको मतलब उनको जानकारी थी। वो एज ए स्टूडेंट बहुत विदेश घूमे थे। पहले वो जब पढ़ते थे तो जब विदेश बड़े घूमे थे, तो उस समय बड़े लिमिटेड लोग थे। तो दादा की ससुराल कहाँ थी आप? दादा की ससुराल हमारी भरतपुर रियासत से उनकी शादी हुई थी जी। हमारी दादी भरतपुर रियासत की थी, महाराजा की बड़ी बहन, तो उनसे शादी उनकी सन उनके दादा से हुई थी। फिर ये अभी जो विश्वेंद्र सिंह है ना, विश्वेंद्र सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा, मतलब आपकी दादी के भतीजे? हाँ, मेरे दादी के भतीजे हुए, और मेरे चाचा हैं जो कि अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी हैं। जी जी। और मेरे दादा के जो ब्रदर इन लॉ महाराजा विजेंद्र सिंह, वो भी पहले एमपी रह चुके हैं उनके साथ ही। फिर महाराजा के छोटे भाई बच्चू सिंह, फेमस, वो बच्चू सिंह, राजा मान सिंह, एक जमाने में तीनों के तीनों एमपी होते थे। राजा मान सिंह ये वही थे जिनका मर्डर हुआ था? यस, राजा मान सिंह वही जिनका मर्डर हुआ था। जी, जिनकी बेटी दीपा है, वो भी भरतपुर से एमपी रह चुकी हैं। ओके। और सबसे नजदीकी अपने बहनों अपने वही राजा मान सिंह थे हमारे। हाँ, सबसे ज्यादा ऊंचा गांव में टाइम वही स्पेंड करते थे, उनको बहुत शौक था। हाँ, जो जीप लेके वो पता नहीं वो जीप लेके जो उन्होंने हेलीकॉप्टर स्टेज पे क्योंकि उनके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जी। और जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनके झंडे वंडे फटवा रहे थे कुछ। तो हम तो बड़े छोटे थे। फिर वो सन 84 के समय की बात है, जब इलेक्शन चल रहा था, तो फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जब ये हादसा हुआ था और उन्हें मार दिया गया था, तो भरतपुर पूरा सीज कर दिया गया था जी। तो फिर राजीव गांधी ने हमारे दादाजी को भेजा था कि भाई वहाँ कौन घुस सकेगा जो बात कर सकेगा। उन्हें मालूम चला कि भाई ये तो रिश्तेदार ही है इनकी, तो हमारे दादा को भेजा था वहाँ पर भरतपुर, जिससे कि भाई उनकी बेटी के पास जाए, बातचीत करें और मामले को हल हो मामला। तो हाँ, तो आप भी भरतपुर, आपका भी जाना होता है? मेरा जाना होता है, मेरा जाना खूब। अभी भी जाते हैं? हाँ, अभी भी जाता हूँ। बस शादियों में, फंक्शन में हमारे चाचा मंत्री हैं, बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं। और वैसे सब कामों में फंसे हुए, इतना नहीं जा पाते, पर साल में 2-3 राउंड तो लग ही जाते हैं। आपके मामा कहाँ के हैं? मेरे मामा पटियाला के हैं। हमारे मामा कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के। जी, आपके रियल मामा है? रियल मामा, फर्स्ट कजन मदर के, सॉरी, मदर की कजन है। और वहाँ भी आना जाना लगा रहता है जी। वो तो राजनीति में ज्यादा एक्टिव थे, तो वहाँ हमारी मदर वहाँ की हैं जी। और तो दोनों तरीके से राजनीतिक परिवारों से ही शादी हुई है। और आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं, फिर बीच की हमारी बहन है, और सबसे छोटा मैं हूँ। बड़े भाई तो कभी देखने के लिए कम ही मिलते हैं? नहीं, बड़े भाई भी आते रहते हैं, इत्तेफाक की बात है। नहीं तो उनको भी गांव से बहुत लगाव है, और वो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन वो भी गांव में लगाते हैं। हम में से कोई ना कोई गांव में रहता ही है। कोई जगह को अकेला छोड़ते नहीं है। तो सिस्टर की शादी दिल्ली में है। वो एक कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती थी जी। तो वो उनका बेस दिल्ली का है। रहने वाले हरियाणा के हैं वो, पलवल के, पर उनका बेस दिल्ली का ही है जी जी। तो उनका वो तो कभी आती है सिस्टर, तो जब आती है जब यहाँ कोई पारिवारिक कोई प्रोग्राम हो, ये हो। पर हमारी कोशिश रहती है कि गांव में कोई ना कोई भाई एक ना एक हफ्ते में 2-3 दिन जरूर अपना रहे यहाँ पर। एक व्यक्तिगत लगाव है, रहने की जरूरत नहीं है, पर एक मन सा लगता है। एक बिल्कुल, और इतना बड़ा एम्पायर है, तो ये है कि भाई रहना चाहिए जी। और दादाजी का हमेशा यही सोचती कि भाई तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पहचान आपकी ऊंचे गांव से ही है। बिल्कुल, अगर आप ये पहचान मिटा देंगे कि दिल्ली में से बड़ा आदमी रहता है, सही बात है, तो कोई पहचान आपकी यही है, इज्जत आपको ही मिलेगी। नहीं सही तो इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, और लोगों के बीच में रहो, अगर समाज के बीच में रहो तो यही हमारा वो उन्होंने हमको चीज सिखाई। भाई और आप साथ में रहते हैं? साथ में रहते हैं। नहीं, दिल्ली में अलग अलग घर है। हाँ जी। यहाँ साथ है। वैसे सब दिल्ली में अलग अलग काम है सबका। हमारा सबका संबंध बड़ा अच्छा है सबका। घर में हमारा बहुत छोटा घर है, बहुत छोटा परिवार है जी। पर उनको राजनीति का शौक नहीं है हमारे भाई को। लोगों से मतलब ये नहीं कि उनको शौक नहीं, वो बड़े रिजर्व किस्म के। हाँ, मतलब उनका नेचर अलग है। जैसे मेरे फादर का नेचर हमेशा बड़ा अलग रहा है। और जब हमारे दादा चुनाव भी लड़ते थे तो मेरे फादर केवल दफ्तर देखते थे, लोगों से नहीं देखते थे। वो बड़े भरतपुर की वो इतिहास है उनका, बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, बड़ा उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है सबको।
तो जिसको गुस्सा जल्दी आता है तो राजनीति में तो रह नहीं सकते। नहीं, सही बात है। तो ये है। तो मदर आपकी? मदर हमारी गुजर गई थी 5 साल पहले। ओके। और मदर बस दादाजी हमारे 2009 में गुजर गए थे। फादर हमारे हैं 83 के, टचवुड, बिल्कुल ठीक है अभी, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ, किताब पढ़ने तो अभी यहाँ जो किला है वहाँ भी आपकी लैंड भी है? हाँ। तो अभी जमीन कितनी है अपने पास? जमीन है 800-900 बीघे जमीन है, जो हम खेती खुद ही करते हैं। आप ही कराते हैं? हाँ, खेती खुद ही कराते हैं, काफी खुद ही। तो बाग वगैरह क्या क्या अभी उसमें? बाग है, गन्ना है और आपका गेहूं है, पर बागात ज्यादा है। और तो बस बागात तो खैर ठेके पे देने पड़ते हैं बागात, तो बाकी खुद ही देखते हैं। बागात में भी काफी काम अपने आप ही देखते हैं। तो शौक है खेती का, एक व्यक्तिगत शौक है, जैसे हमारे दादाजी को था, फादर को था, सबको खानदान में, फैमिली में खेती का भी शौक रहा है पहले से। जी जी जी। तो ये भी एक कुदरती बात है कि बड़े लोगों को शौक नहीं होता जो राजनीति में खाते, पर हमारे दादाजी को इतना शौक था, खुद ट्रैक्टर चलाते थे, खुद अपने आप खेती करते थे। और आप मुझसे अगर बात करोगे खेती के बारे में, आप जितनी जानकारी मेरे को है तो जमीन की, खेती की, फसल की, बीज की, मुझे पूरी जानकारी है। अच्छा, दादाजी हम लोग सुनते थे, बड़े स्ट्रिक्ट नेचर था उनका। हाँ, तो आपका कैसा उनसे संबंध था? मैं स्ट्रिक्ट नेता, पर समय के बड़े पाबंद थे वो। स्ट्रिक्ट था, हर चीज समय से करनी, समय से खानी, कहते हर चीज वैसा था, पर वैसे घर में स्ट्रिक्ट नहीं थे। उनका जो लाइफस्टाइल था बड़ा स्ट्रिक्ट था कि भाई 7:30 बजे खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। जब एक्सरसाइज करनी है तो प्रधानमंत्री का फोन आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। उनका उस तरीके से स्ट्रिक्ट था। अपनी डिसिप्लिन, अपनी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन में रहते थे। और मैं आपको एक किस्सा बताऊं, एक बारी वो हिसाब कर रहे थे तो मेरे सामने उन्होंने एक फाइल खोल दी। कहते आपको मालूम है सन 40 से अब तक, आज तक मैंने अपने पे जितने पैसे खर्च करे मुझे मालूम है। कहते हैं मगर आप किससे पूछ लो कि एक पिछले हफ्ते में आप सबने कितने खर्च किए, आपको नहीं मालूम होगा। ये सच्चाई है, किसी को नहीं मालूम होगा। कहते मुझे हर चीज मालूम है। कहते अगर आप अपना बटुआ खोलोगे आपको ये नहीं मालूम कितने पैसे। कहते अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने इतना वो हर एक नियम था ना उनका कि मैंने अपने पे कितने खर्चे, तुम्हारे पे कितने खर्चे। तो बड़ा उनका एक वैसे स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर उनका एक नियम था, उनका एक तरीका था। हाँ, मतलब उनकी एक अपनी लाइफ थी, उनकी लाइफ थी। हाँ, लाइफ थी। और राजनीति भी लाइफ थी। राजनीति के अलावा उनकी सबसे जोर एक्सरसाइज पे बड़ा ध्यान था, स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान था उनको। ये नहीं कि 24 घंटे छोड़ छाड़ के, वो नहीं था। एक नियम था उनका रहने का। अब किसी को पसंद आए चाहे ना आए, ये उनका वो तरीका था रहने का। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट उन्हें मानते थे लोग। आप उनके पुत्र हैं, तो आपसे कैसा उनका वो रहता था? मेरा बड़ा अच्छा उनसे रिश्ता था। बड़ी बातें होती थी, मुझे चीजें बड़ी समझाते थे, जो कि उसमें मुझे समझ में नहीं आती थी। हम सब यंग थे, जो चीजें समझ में नहीं आती थी। और अब चीजें जो सिखाते थे, अब सब चीजें सामने आ रही हैं, रिकवर होती है। वो सब चीजें धीरे धीरे, भाई उन्होंने ये कहा था, ये बात सही बोली, ऐसे हुआ था, तो वो चीजें अब समझ में आती है। उस समय जब यंग होता आदमी तो नहीं होती समझ। पर उन्होंने भाई एक चीज बोली थी कि भाई राजनीति करो तो शौक के लिए करो, ये हम सबका एक पैशन है जी। एक आंख उठा के करोगे, जब आप सच्चाई की राजनीति करोगे तो हमेशा आंख उठा के, दूसरा किसी का बुरा मत करो। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने उनकी जो देखी राजनीति में, कहते मैंने 2 फरीक पेपर आए तो मैंने हमेशा उनके फैसले की बात करी है। मैंने कभी किसी को बढ़ाया नहीं। कहते मुझसे जो नजदीक से नजदीक लोग तो मुझे छोड़ गए, मैंने उनकी मदद नहीं करी। कहते क्यों? क्योंकि मैं मदद कर सकता था। कहते मैंने किसी 2 भाइयों में लड़ाई कभी नहीं करवाई। हाँ, नहीं उनका कहते मैंने कभी नहीं कराया। मेरे बड़े नजदीकी लोग मुझे छोड़ के, किसी भी तो व्यक्तिगत मदद नहीं करते। कहते मुझे लोग चुनते हैं सार्वजनिक मदद के लिए। सैद्धांतिक उनका बड़ा असूल की राजनीति रही है। और दूसरी चीज, अगर कोई उन पे काम पे कभी आया था, ये तो मैंने बहुत सुनी थी, अगर काम कर सकते तो हाँ, और नहीं कर सकते तो सीधा मुंह पे मना कर दे। कहते मैंने आज तक किसी के लिए चिट्ठी भी उसने लिखी है जो मेरी चिट्ठी पढ़ेगा। ये नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए मैंने काम कर दिया, जैसे हर नेता होते हैं तो कहते ना, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया कि मेरे वजह से किसी का समय खराब हो जी। अगर मेरी चिट्ठी की अहमियत होगी, अगर उसका काम होगा तो लिखा है, नहीं तो साफ मना कर दिया। कहते मैंने ये राजनीति रखी, उस समय लोगों को शायद नहीं पसंद आई होगी, पर अब वो बातें मेरे सामने आती है कि साहब आपके दादा तो साफ मना कर देते थे, पर लोगों को अब समझ में कम से कम सीधा तो सच तो बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पर बस सच बातें कड़वी लगती है। अगर आप मुझे काम मांगो, मैं नहीं कर सकता, तो बड़ी बुरी लगती है बात। ये मुझे बड़ी बात लगेगी। पर अगर जब सोचते हैं, मैं भी उनको कहता था आप गलत करते हो, आपको थोड़ा बहुत मीट कहते हैं, मैं झूठ नहीं, पोलाइटनेस कहते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं किसी को? भाई काम कर सकते हो तो हाँ, नहीं तो ना। और ना सुनने की आदत सबको होती नहीं है, बुरी सच्ची बात कड़वी लगती है। तो ये सब बातें अब समझ में आती है क्यों कहते थे वो। तो ये पुरानी उन ख्यालात थे। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट थे वो। उनका एक नियम था, वो अपने नियम से चलते थे, चाहे किसी को पसंद हो चाहे ना हो।
ये था। कोई राजनीतिक किस्सा कोई जो बड़ा आपको के दिल के बड़े करीब हो, कुछ याद है उनका, कुछ कोई बात ऐसी? राजनीतिक किस्से तो उनके बहुत हैं। अब किस संबंध में राजनीतिक किस्से बताऊं आपको मैं? राजनीतिक किस्से बहुत हैं उनके साथ। मेरा सौभाग्य रहा कि आखिरी चुनाव जब वो लड़े थे तो उनके बड़ी इलेक्शन कैंपेन करी थी मैंने जी, और बड़ी अच्छाइयाँ भी सुनी थी उनकी। तो ऐसे तो बहुत है किस्से, पर ऐसा कुछ याद नहीं है। पर राजनीतिक एक सबका अपना अपना एक समय होता है। हाँ, समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। सही बात है। तो जब आप बोल रहे थे कि उन्होंने 70 इयर्स में जो है बोल दिया कि भाई अब नई जनरेशन के, ये तो मेरे सामने की बात है। मैंने कहा आपने जब वो चुनाव हार गए थे तो 70 के थे, शायद 70 का, बड़े फिट थे। 96 वाला हारे थे? कौन सा? ये हारे थे 89 वाला हारे थे। ओके। और फिर राजनीति उन्होंने छोड़ दी थी। तो मैंने पूछा भाई, जब बाद में पूछा मैंने कि भाई आपने तो, आपकी तो उम्र ही नहीं थी कुछ, तो उन्होंने वही बोला था, देखो मैं 70 का, और जो नया वोटर आ रहा है 20-22 साल का आ रहा है, हमारे में गैप देखो। कहते वो मेरे सामने मुंह नहीं खोल पाते क्योंकि मैं उनके दादा को बरका हो गया हूँ। जी। अगर आपका जो वोटर है वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाया, कहता मैं था पुराने, मैंने अंग्रेजी टाइम देखा था। जी। मैंने अंग्रेजी टाइम देखा तो मेरे सामने लोग बैठते नहीं थे, बात बड़ा एक वो बड़ा रॉयल वाला फॉर्मल वाला था। कहता जो मैं देख रहा था कि जो नए वाली जो मुझसे डरती थी, हाँ, जबकि मैंने किसी गलत कुछ नहीं कर पाया, एक ऑरा बना हुआ था। कहता वो गलत आ गया था। एक जमाना तो मेरा जमाना चला गया, अब वो नई जनरेशन मुझसे नहीं जुड़ पा रही थी। कहते नेता जब नहीं जुड़ पा रही थी तो मैं देख लिया कि मेरा गैप बहुत है, और मैं जनरेशन गैप आ गया। मैं नीचे बैठ नहीं सकता था बिल्कुल, मैं इतना जवान हो नहीं सकता था। तो उन्होंने खुद, जब मुझे बात समझ नहीं, अब मुझे बात समझ आती है, जो उन्होंने खुद एक्सेस कर लिया कि भाई अब टाइम आ गया कि अपने आप हट जाना चाहिए, और नई जनरेशन जो आ रही है अब उनका टाइम होना चाहिए भाई। वो खूब राजनीति कर ली, कहते मैंने खूब कर लिया, खूब मैंने सत्ता देख ली। अब हर नेता को समझ जाना चाहिए कब उसका समय आ गया घर बैठने के लिए। और जैसे कि आपने कहा, जैसे आपसे डिस्कस हुआ था समाज, और उन्होंने अपने लोगों को ये बोला था कि भाई जिसको जिससे जुड़ना है जुड़ लो, मैं अभी भी सबके लिए हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में रहो या जहां मर्जी वहां चले जाओ। क्योंकि दादाजी का एक बड़ी खासियत जो मैंने देखी, जो आपने राजनीतिक बताया, उनके जो समर्थक थे वो हर पार्टी से थे जी। उनका एक ऑल इंडिया रिकॉर्ड भी रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। सन 67 में जब चुनाव जीते थे, एमपी का वो चुनाव जीते, एमपी एमएलए साथ साथ होते थे जी। उनके 5 एमएलए हार गए यहाँ बुलंदशहर पर। हाँ, अलग अलग पार्टी में, और अकेला एमपी जीत गए जी। तो सोचो, एक बड़ी वोट तो आदमी कांग्रेस से कर रहा है। हाँ। और नीचे उन्होंने कांग्रेस के लिए अलग अलग, तो ये दिल्ली जैसी कंडीशन हो गई। हाँ दिल्ली। तो ऑल इंडिया रिकॉर्ड था कि भाई ये कौन एमपी जीत रहे हैं, जिनके 5 कांग्रेस के एमएलए हार रहे हैं जी, जिनकी वोटिंग एक साथ है। तो ये बड़ा ऑल इंडिया रिकॉर्ड था उनका। वेस्टर्न यूपी में शायद अकेले ही सीट इनकी आई थी, बाकी उस समय शायद चौधरी चरण सिंह ने शायद जब नई अपनी पार्टी बनाई, जबकि बात है जब कांग्रेस बड़ी कमजोर हो गई थी जी। तो इनका ऑल इंडिया रिकॉर्ड था कि 5 एमएलए हार रहे हैं, पर लोगों ने बड़ी वोट उनको दी, छोटी वोट अपनी व्यक्तिगत कैंडिडेटों को, जैसे केजरीवाल को देते हैं। बिल्कुल, हाँ जैसे केजरीवाल को देते हैं, बिल्कुल कि भाई एमएलए की केजरीवाल को, तो ऐसे ही उनके साथ था। और ये बड़ा रिकॉर्ड था इनका ऑल इंडिया का। जब और जब ही इनकी बड़ी बात, जब ही फिर मंत्रालय में भी इनको अच्छा मंत्रालय मिला था फिर। तो आपकी शाना कॉन्स्टिट्यूंसी आती है? मेरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में शाना में। शाना। तो शाना में भी आपका क्या एमएलए वगैरह का क्या भी आपका कुछ विचार है? देखिए, बीच में विचार बना भी था, पर अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बड़ी कमजोर हो ही गई है, और बीजेपी इस समय बहुत ही मजबूत पार्टी है। बीजेपी का एक बहुत जनाधार बहुत बड़ा हुआ है, और राजनीति में कोई माने ना माने जातिवाद की राजनीति तो हो ही गई है। तो कुंवर साहब, आपके दादा और आप, एक लंबा राजनीति का एक अनुभव है, एक आपका घराना रहा है। डेमोक्रेसी में आज के टाइम में पार्टियां ज्यादा हावी नहीं हो गई? हो गई है। इसका कारण हम ये नहीं मानते कि जो क्षेत्रीय नेता थे, वो नेता अपनी जो ताकत थी उनकी, अपनी जो स्ट्रेंथ थी, या उनका वर्क करने का जो तरीका था, उसको छोड़कर और पार्टी के झंडे के नीचे आकर उसको इजी प्रोसेस मानते हैं। हाँ, इसका एक रीजन यही है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। अब जो नेता जो थे, जो काम करना होते, सब खत्म ही हो गए। अब तो पार्टी के झंडे, सब पार्टी के झंडे के नीचे रहना चाहते हैं। पार्टी का झंडा उठाए तो जीत जाते हैं,
और उसी के आधार पे जीत रहे हैं। इजी प्रोसेस है, एक इजी प्रोसेस पे आ गए। नहीं तो पहले एक नेता इंडिविजुअल आदमी होते थे, अपनी आवाज उठाते थे, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती थी, पार्टी में आवाज उठाते थे, एक अपने स्ट्रेंथ से जीत के आते थे। पार्टियां भी डरती थी कि भाई ये नेता है। ये अब वो सब खत्म है, अब सब पार्टी से डर रहे हैं। अब पार्टियों ने नेता तो खत्म ही कर दिए। ये तो हर पार्टी में ऐसा हुआ है कि जो नेता हुआ मजबूत उसको खत्म ही कर दो। नहीं तो सही कह रहे हो आप, जैसे पार्टी तो नेता डरती थी पहले। तो इससे मतलब अनछुए आप भी नहीं है? नहीं, ये तो देखिए, मैं तो कि इससे क्या चीज अनछुए, जो ये पार्टी की राजनीति है, इससे आप भी नहीं बचे? इससे मैं भी नहीं बचा, बिल्कुल मैं भी नहीं बचा इससे। मैं भी इसी में हूँ। पर मैं समझता हूँ, मुझे राजनीति का शौक है, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आया हूँ मैं, पर मैंने अपना जनता से लिंक नहीं तोड़ा अभी। तो अभी जनता में आप जब जाते हैं तो कैसा उनका? नहीं, मुझे बड़ा प्यार, देखिए मेरे को जनता से बड़ा प्यार मिलता है। और मैं किसी भी क्षेत्र में और किसी बिरादरी में जाता हूँ, ये शाना क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो खास तौर से शाना क्षेत्र और हमारे परिवार के लिए एक ऐसा क्षेत्र रहा है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, दादाजी के जितने भी चुनाव लड़े हैं, हारे जीते हो, यहाँ से आज तक कभी हारे नहीं। जी, शाना से नहीं हारे, शाना से कभी हारे नहीं। और शाना में अपनी बिरादरी, हमारी बिरादरी है ही नहीं। अगर आप जैसे जातिगत जातिगत पॉलिटिक्स थी भी नहीं उनकी, यहाँ थी उनकी जाति वक्त मेरे दादाजी पे जाति का कोई वो नहीं लगा था, टैग नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं देखा किसने मेरे लिए वोट करा नहीं करा, उन्होंने कभी जाति की राजनीति नहीं करी। वो जब चुन जाते थे मुझे एक चीज कहते थे, मेरे को सबने वोट करी है। कहते मैंने आज तक ये नहीं पूछा किसी से कि आप फलाने गांव से आए हो, कितनी वोट मिली। कहते मैंने आज, ये मेरा रिकॉर्ड है और मेरी बुराई मेरी कोई कर नहीं सकता। मेरे जीतने के बाद सबने मेरे वोट करी है। बिल्कुल। तो उसी बेसिस पे ऊंचा गांव एक ऐसा नाम है, मैं भी पता नहीं किसी से बोल रहा था, उनको ऊंचा गांव जाना है। बोले वहाँ गाँव में जाकर क्या करोगे आप? मतलब इसका नाम एक ऐसा है जो ऑटोमेटिकली गांव को संबोधित करता है। लेकिन जिसको नई जानकारी के भी एक छोटा सा टाउन है, यहाँ इस तरीके की चीजें हैं, तो लोग इसको गांव ही समझते हैं। शाना क्षेत्र और जनपद बुलंदशहर की जो जनता, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, आप गाँव के लोगों से मिलिए। आपका हमारे जनपद में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊंचे गांव का नाम भी अब इसलिए लोग जानते हैं, हम रह रहे हैं। और जैसे और दूसरी जगह है, हम यहाँ पर अब क्षेत्र में रहने से लोगों की भाई जानकारी होती है। आप सब भी निकलिए, अब जो युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए एक राजनीतिक मैसेज दीजिए कि भाई आज की राजनीति में राजनीतिक लेवल, आप राजनीति में ऐसे आदमी चुनिए जो अच्छे लोग हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, जहाँ की आप क्वालिफाइड लोग हो जी, ना कि जाति पे जाइए। मैं तो ये कह सकता हूँ जो कि आप अच्छे लोगों को चुनिए राजनीति में, जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो, समाज के लिए अच्छे हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग। नहीं तो क्या हो रहा है कि ये जो जाति के आधार पर लोगों को चुना जा रहा है, गलत है मेरे। मैं तो युवा को ये कह सकता हूँ कि भाई आप सब पढ़े लिखे, एक नौजवान, हमारी 22-23% हमारी जो जनरेशन है सब 20 साल 21 साल की है जी। तो आप पढ़े लिखे लोगों को जाति से उठ के आप लोगों को सपोर्ट करिए राजनीति में। उसी में हम सबका उद्धार होगा, उसी में जिले का, उत्तर प्रदेश का बढ़ेगी आगे, जिससे कि थोड़ी जाति को पीछे छोड़िए, आदमी क्वालिफिकेशन देखिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। ये है रेपुटेशन मीडिया हमारा जो चैनल है, इसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो ये कहूँगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप गांव घूम रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं कि भाई अपनी बात कह पाए, जिससे कि लाखों लोग देख सके। भाई मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके इस मेहनत के लिए। जी भाई, मीडिया तो समाज का आईना होता है। बिल्कुल सही बात भाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आकर हर कोई इंसान अपनी बात कह सकता है। सही बात है सर, ये तो है, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि भाई आपके माध्यम से लोग अपनी बात कह पाए और लोग देख सके। नहीं तो ना मुझे लोग पहचानेंगे, ना ही आपके माध्यम से जितने भी लोग मेरे को देखेंगे, बात सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई जो भी पुराने लोग हैं, जो इस परिवार से जुड़े हुए, आइए मिलिए। मैं तो यही रहता हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही है। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे जो जुड़े, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं अभी कोई मिलेगा। सही बात है। तो ये सब देखिए, और मीडिया। चलिए खैर, कुंवर साहब आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने समय निकाल के आप यहाँ पर आए, और आपका भी एक बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है हमारे परिवार से। जी। और आप, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पुरानी बातें जो है ताज़ा हुई, और सब बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कही। तो दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे कुंवर आरपी सिंह, जो ऊंचा गांव रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से अपनी बातें कही। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।